हेलो। यस बेटा, प्लीज बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो चलिए दोस्तों, आज के हम रैपिड रिवीजन 6.0 में पहला टॉपिक देखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? एक बार फिर से बताओ। वेल, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रैपिड रिवीजन मैंने लास्ट मंथ में ही चालू कर दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ओके, कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी है। बाकी का रैपिड रिवीजन का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में हमने लगभग 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन लेवी एंड ई वे बिल, टीडीएस, टीसीएस। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जीएसटी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, तो जो 50 में से कम 20 to 25 मार्क्स का है, उसकी रिवीजन हम करेंगे। तो ऐसे 5 से 6 टॉपिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशंस, ओके, रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स एंड इनवॉइस, ओके, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मैं अब कंटिन्यूटी में डेली बेसिस पे आपके ये रिवीजन में लूंगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन हमारी डेली चलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, वो टेलीग्राम लिंक आपने ज्वाइन कर लेना है। तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करोगे तो मेरा जो रिवीजन का शेड्यूल है, ओके, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा और ये रिवीजन आपको आते रहेगी। डन 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 डन। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर रिवीजन? यस और नो? सो जोर से बोलो, हाउस द जोश? कहिए हाय सर। ओके, तो चलिए। हाँ, और जो स्टूडेंट ने इसके पहले के 7-8 सेशंस हमारे हो गए हैं, ओके, अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है। वो प्लेलिस्ट में साथ साथ में, जैसे अभी आप ये मेरे साथ सेशन कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में वो भी सेशन आपने कंप्लीट कर लेना। मतलब आने वाले 10 दिन में आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको जहां पे भी मॉक टेस्ट लगाना है, इस बार मॉक टेस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट 1 और 2 मॉक टेस्ट आप ट्राई करो। तो चलिए हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे डन। तो चलो, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, ओके, पहले हम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम कितना बचता है, टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। हो सकता है टाइम ऑफ सप्लाई ये सेशन में या फिर उसके लिए सेपरेट सेशन ले लेंगे। ओके, सो ओके, आप जो है अपना चार्ट बुक ओपन करके रखो, अपना चार्ट बुक ओपन करके रखो और आ जाते हैं टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं आपको ये बता दूं कि 3 सबसेक्शंस आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लेने हैं। ओके, पहला जो है सेक्शन 15, ये सेक्शन लर्न करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आता है। जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें से 50% एडजस्टमेंट्स आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की होती है। इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई आप एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है? डन। चलो,
अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अब थोड़ा प्रॉब्लम बेस हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ओके जो पहला होता है जीएसटी का वो रहेगा, या उसके बाद में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आपने कैसे प्लान करना है मैं आपको बता दूं। जैसे जब भी आपको प्रॉब्लम पूछा गया, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम पूछा गया है तो मैं आपको ये कहता हूं कि देखो यहाँ पे सेक्शन 15(1) कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब प्रॉब्लम में आपको क्या है, बहुत सी बार प्राइस ऑफ द गुड्स दी जाती है, प्राइस ऑफ द गुड्स इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, या एक्चुअल प्राइस दी जाती है, या लिस्ट प्राइस दी जाती है। तो जब भी प्रॉब्लम में लिस्ट प्राइस है, प्राइस ऑफ द मशीन, प्राइस ऑफ द गुड्स ऐसे आते हैं तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि आपका जीएसटी जो है, जो आपकी गुड्स की एक्चुअल प्राइस होगी, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी क्या, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो आपको एक्चुअल प्राइस दी गई होगी वो एक्चुअल प्राइस पे आपको जीएसटी लगाना है। क्लियर? ओके, वो एक्चुअल प्राइस पे आपको जीएसटी लगाना है। चलो, प्रॉब्लम में मैंने एक्चुअल प्राइस ले लिया, वहां दो कंडीशन उन्होंने दी है। कौन सी दो कंडीशन दी है? कि दे आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई सेलर और बायर वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब बायर से कोई अदर कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। अब आपका एक सवाल आ सकता है, ओके, और इंटर लेवल पे आपका सवाल क्या आ सकता है कि सर रिलेटेड होगे तो फिर वैल्यूएशन कैसा होगा? उसके लिए वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन रूल जो है रूल 29 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे रूल 29 इंटर लेवल को आपको अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, मतलब बायर से कोई अदर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब, अब बायर से अगर कोई अदर कंसिडरेशन नहीं है, अदर होगा तो क्या, तो अदर होगा तो जनरली ओपन मार्केट वैल्यू ली जाती है। रिलेटेड और अदर कंसिडरेशन ओपन मार्केट वैल्यू, यानी जो फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में चालू है वो ली जाती है, पर ये दोनों पे आपको रेयरली कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन 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 डन। तो ये था सेक्शन 15(1) कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है। समझा है? तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, और कनेक्ट होते आप जो है फटाफट मेरे साथ 1 टाइप कीजिएगा। यस, क्लियर? यस और नो? ओके, तो ये 15(1) हो गया। अब देखो, जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सिचुएशन क्या आएगी? सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे आपको जो है यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कभी कभी आपकी वैल्यू जो होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी। अगर वैल्यू आपकी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी ना, तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना है? वो सिचुएशन में आपको समझ लो, आपको 150 रुपीज वैल्यू 150 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और रेट 18% दिया है, तो वैल्यू कैसे निकालना? तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, यानी ओके वैल्यू जो है अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और जीएसटी रेट 18% अगर हम एज्यूम करें, तो डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आपको लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब आपका एक सवाल और आता है कि सर वो जो टीसीएस वाली एक एडजस्टमेंट है, ओके, क्वेश्चन में हमने पढ़ी है, तो टीसीएस अगर हमारा कट होगा, ओके, यानी हमारे कस्टमर ने टीडीएस या टीसीएस काटा, तो क्या वो वैल्यू में ऐड होगा क्या? सीबीएसई क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, वो टीसीएस और टीडीएस अगर ओके इनकम टैक्स का कट हुआ है तो उसका इंपैक्ट वैल्यू पे नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। जनरली हम अदर टैक्सेस ऐड करते हैं पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ओके, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने इनवॉइस में चार्ज किया वो ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा। तो ये था बेटा सेक्शन 15(1) का इंपैक्ट जो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में सेक्शन 15(2). नाउ सेक्शन 15(2) क्या कहता है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 15(2). अब 15(2) है एडिशन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब बहुत सी बार क्या होता है, आपकी इनवॉइस प्राइस एक्चुअल है पर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो। अब देखो, मेरी एक लाइन याद रखना, 15(2) की एडजस्टमेंट तभी करना, ओनली चार्जेस आर एक्स्ट्रा चार्ज बाय द सेलर। सुनो, ओके, सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज की है तो ही 15(2) की एडजस्टमेंट करना। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा क्या हुआ, ओके, कि क्लॉज ए, बी, सी, डी और ई ये रट्टा मार के जाना और ये लर्न करके जाना, क्योंकि जब भी आप रिमार्क लिखोगे तो आपको एक सेक्शन लर्न करके आना चाहिए, लर्न करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और वो क्या? 15(2)(a), ओके, बी, सी, डी और ई ये क्लॉजेस आपको लर्न करना है। क्लियर? ओके, चलो, अब 15(2)(a) क्या कहता है? देखो, 15(2)(a) कहता है ओके, सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, ओके, या कोई भी चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ, ओके, एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी छोड़ के, अगर आपके प्रॉब्लम में, जैसा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको अपने
ओके एग्जाम के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, और प्रॉब्लम में दिया है कि भाई म्युनिसिपल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज, ओके प्रॉब्लम में दिया है। अब कुछ गुड्स ऐसे है, बोलो कौन से गुड्स ऐसे है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है, कोई बताएगा कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है? बताओ फटाफट। करेक्ट, टोबैको है, याद आ रहा है क्या आपको? टोबैको। ओके सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोबैको आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी का, ओके कुछ एंटरटेनमेंट सर्विस लाइक मूवी वगैरह, तो उसके ऊपर ईटी भी लगता है और टोटल पे हाँ ईटी भी लगता है, ओके और जीएसटी भी लगता है। तो अगर कोई भी इंडिया के एक्ट में कोई भी ड्यूटीज हो, टैक्सेस हो, या इंपोर्ट के केस में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो कोई भी टैक्सेस हो तो आप सब वैल्यू में ऐड कर देना अंडर सेक्शन 15(2)(a। आई रिपीट, अंडर सेक्शन 15(2)(a आपने ऐड कर देना। क्लियर, डन। अब 15(2)(a में जब आप ऐड कर दोगे, ओके और वैल्यू में लेना, लेकिन इफ चार्जेस, ओके इफ चार्जेस बाय सेलर, ओके अगर ये सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है उसमें क्या एडजस्टमेंट है, ओके कि सेलर ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए पर बायर को चार्ज नहीं किया, अपने जेब से पे किया। समझ लो लेट्स टेक एग्जांपल, रेंट एग्रीमेंट है और रेंट एग्रीमेंट जो है उसका जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स है सेलर ने अपने जेब से पे किया बट बायर को चार्ज नहीं किया, तो जस्ट ऐड करना। ऐसे बिल्कुल एआई मत बनो, ओके कि जो बोला वो करो, ऐसा मत करो भाई, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाओ कि भाई लॉ क्या कहता है। अगर सेलर ने पे किए होगे पर बायर को इनवॉइस में चार्ज किए होगे तो ही ऐड होगा। ए भाई सुन, ओके बड़ा मजेदार है ये एडजस्टमेंट, बहुत ही सुपर्ब है। अगर सेलर ने बायर को चार्ज किए होगे तो ही ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ये बात समझ में आई है तुम्हारे? ओके तो ऐसे सिचुएशन में, ओके इफ चार्जेस चार्ज बाय द सेलर एक्स्ट्रा तो ही ऐड होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर समझ लो आपकी वैल्यू जो है, वैल्यू आप टोबैको बेच रहे हो और टोबैको में आपको प्रॉब्लम में वैल्यू दे दी है 1,00,000 रुपीज और उसके ऊपर एक्साइज है 20, तो आप जीएसटी कितने पे लगाओगे? 18% का। तो जीएसटी जो है आप 1,20,000 पे लगाओगे दोस्तों। ओके और अभी तक आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा तो देर किस बात की, लाइक कर भाई साहब और शेयर कर। और मैं पहले ही कह देता हूँ, ओके मैं ग्रुप में भी चैनल में भी कह चुका हूँ, ओके आप ये जीएसटी के रिवीजन सेशन मेरे साथ करो या अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके सुनो, अपने कंफर्ट के हिसाब से जब भी हो, ओके ये रिवीजन कर लेना, आपको मजा आएगा। कोई कंपलसरी नहीं, ओके कि आप मेरे साथ लाइव करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके मुझे वो ओके बहुत सारे बच्चे और के लाइव ओके लगे हैं, ओके यहाँ पे वो नहीं चाहिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। और मैं आपको ये भी कह देता हूं कि यहाँ पे ध्यान से रखना, ओके अगर अच्छा लगे तो शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ। ओके नाउ ये तो 1,20,000 की बात करें तो उसके ऊपर जो है जीएसटी 18%। ओके तो अकॉर्डिंगली 18% उसके ऊपर जीएसटी लगा, तो अब प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ये भी हमारा हो गया। टीसीएस वाली एडजस्टमेंट ये भी हमारी होगी, टीसीएस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई एडजस्टमेंट मत करना। उसके बाद में देखो ये तो था क्लॉज ए, तो उसके बाद में क्लॉज बी, क्लॉज बी हम बात करते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट। अब थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी पेमेंट पहले समझ लो कि कोई ऐसी लाइबिलिटी, अमाउंट नाम कुछ भी हो, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो सेलर की थी, यानी सेलर को देना था, सेलर इज लायबल टू पे, ए मेरी सुनना बात, सेलर इज लायबल टू पे बट उसका पेमेंट बायर ने कर दिया। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ लो रॉयल्टी का पेमेंट होगा, सेलर की लायबिलिटी थी, बायर ने दे दिया। कमीशन का पेमेंट होगा, सेलर की लायबिलिटी होगी, बायर ने दे दिया। इंस्पेक्शन का पेमेंट होगा, सेलर की लायबिलिटी थी, बायर ने दे दिया, इनकर्ड बाय द बायर। या फिर ओके फ्रेट चार्जेस, कोई पैकिंग चार्जेस, इन शॉर्ट नाम कुछ भी हो सकता है, नाम पे मत जाना। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल को समझना कि भाई एनी पेमेंट, कोई भी ऐसा पेमेंट था, सप्लायर इज लायबल टू पे फॉर सप्लाई। आई रिपीट, सप्लायर इज लायबल टू पे फॉर सप्लाई, लेकिन दैट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, वो पैसा बायर ने पे किया एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। तो ये नोट लिखते वक्त 3 वर्ड्स आपके आने चाहिए, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से सोचना भाई साहब। ओके क्या? तो पहला वर्ड आना चाहिए सप्लायर इज लायबल टू पे, दूसरा इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, एंड थर्ड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। ओके आई रिपीट, नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो सिचुएशन में, कम ऑन, ओके तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वैल्यू में ऐड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल आपको लेना चाहता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। ओके ये जो मेरा अपना रेगुलर बैच का नोट्स था, इसमें 15(2)(a
ओके एडजस्टमेंट अगर हम देखें 15(a) का, ओके सॉरी, हाँ 15(b) में जैसा अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पे ओके इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब प्रॉब्लम में क्या आ सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है अबाउट इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके सेलर एसी बेच रहा है, एसी को इंस्टॉल करना है, तो एसी को इंस्टॉल करना सेलर की लायबिलिटी थी। ओके लेकिन कुछ रीजन की वजह से सेलर नहीं कर पाया, तो वो पेमेंट बायर ने डायरेक्ट पे किया, बट सप्लायर इज लायबल टू पे, जिसकी लायबिलिटी सप्लायर की थी एंड इंकर्ड बाय द बायर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये जो है, और ये एक्स्ट्रा 2000 पे किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये 2000 ऐड किए जाएंगे? हाँ। ओके मतलब क्या, मतलब ये जीएसटी की वैल्यू जो होगी वो 30,000 प्लस 2000 ओके वैल्यू होगी। समझा? क्या समझा होगा तो 1 टाइप करो, समझा होगा तो 1 टाइप करो। दूसरा ओके एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल रियली काम का है आपके लिए। ओके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसको एक प्रॉब्लम में फ्रेट चार्जेस के फॉर्म में आ सकता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं, ये मैं जो नोट ले रहा हूं ये मैंने रेगुलर बैच में ओके रेफर की थी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये नोट्स मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेलर ने अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी, ओके ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी सेलर की थी। मतलब सेलर ने कहा कि भाई हम आपके फैक्ट्री तक देंगे। इसको बहुत सी बार प्रॉब्लम में FAS इसको प्रॉब्लम में जो वर्ड यूज कहते हैं, तो प्रॉब्लम में यहाँ पे बहुत सी बार वर्ड जो यूज किया जाता है वो बायर डेस्टिनेशन, आई रिपीट, और फ्री ऑन रोड, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है फ्री ऑन रोड। फ्री ऑन रोड मतलब क्या, आपको लिखना है तो लिख देना। फ्री ऑन रोड मतलब क्या, तो हिंदी में फ्री ऑन रोड मतलब कि सेलर बायर के शॉप तक, फैक्ट्री तक, या बायर के डेस्टिनेशन तक पहुंचा के दे रहा है। सुनो, फ्री ऑन रोड मतलब ओके लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ सेलर। ओके यानी रोड में ओके सेलर पहुंचा के देगा, फ्री वर्ड पे मत जाना, बायर को कोई अलग से देना नहीं है, प्राइस में इंक्लूडेड होगा। तो अगर सेलर फ्री ऑन रोड दे रहा है तो वो सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन करने की लायबिलिटी सेलर की है। आई रिपीट, ट्रांसपोर्टेशन करने की लायबिलिटी सेलर की है। बट अगर वो पेमेंट बायर ने कर दिया होगा ओके थर्ड पार्टी को, समझ लो बायर ने 5000 ओके थर्ड पार्टी को कर दिया, इसको फ्री ऑन रोड बोला जाता है, FOR। तो ऐसे केस में क्या वो वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? बोलो फटाफट टाइप करके, ओके फटाफट टाइप करके बताओ, वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड किया जाएगा वैल्यू में, यस और नो? तो यस करेक्ट बेटा, वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो फ्री ऑन रोड होगा, तो फ्री ऑन रोड वैल्यू में ओके लायबिलिटी सेलर की है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैल्यू में ऐड होगा। लेकिन एक दूसरा मैं लेता हूं, एक्स फैक्ट्री और एक्स शॉप, ये दो टर्म आपको डिस्टर्ब करती है। ओके दो टर्म अच्छे से पढ़ के जाना। FOR फ्री ऑन रोड मतलब लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ सेलर, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ सेलर। दूसरा क्या, एक्स फैक्ट्री और एक्स शॉप। अब ये एक्स फैक्ट्री और एक्स शॉप क्या होता है, मतलब सेलर कह रहा है भाई मैं फैक्ट्री गेट पे ही भेजा, एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर मेरा कुछ नहीं, मेरी जो प्राइस है, मैं आपको जो प्राइस चार्ज कर रहा हूं ये एक्स फैक्ट्री है, इसके बाद जिम्मेदारी आपकी। ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्लिगेशन सेलर नहीं ले रहा है, इसको हम नॉर्मल इसमें कहते हैं एज इज वेयर इज बेसिस। ये एज इज वेयर इज बेसिस क्या होता है? एज इज वेयर इज बेसिस ये होता है कि भाई गुड्स फैक्ट्री या शॉप से लेके जा, ओके जैसा है लेके जाओ, मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में उसका नाम एक्स फैक्ट्री होता है, एक्स शॉप होता है, या एज इज वेयर इज बेसिस होता है। तो इसमें सेलर जो सेल कर रहा है अपने फैक्ट्री गेट का प्राइस बता रहा है 1 लाख, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहा है। अगर सेलर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी नहीं लेता है तो ये केस में और वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बायर को लगी, ये वैल्यू में ऐड 15(2)B में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 15(2)B ऐड? क्यों? क्योंकि 15(2)B में पहली कंडीशन ये है कि लायबिलिटी सप्लायर की होनी चाहिए, और यहां लायबिलिटी सप्लायर की नहीं है, इसलिए ये 15(2)B में ऐड नहीं होगा। ओके डन 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 डन। ओके तो ये फ्रेट चार्जेस ऐड नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दो वर्ड केयरफुली देखना, FOR एक्स फैक्ट्री। ओके FOR एक्स फैक्ट्री, FOR टाइप सेल होगा, वर्ड FOR नहीं आएगा, पर FOR टाइप सेल होगा तो सेलर की लायबिलिटी, और एक्स फैक्ट्री होगा तो बायर की लायबिलिटी। ओके तो डन, चलिए वेरी गुड। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ,
रिगार्डिंग टू यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट। तो ऐसे कोई भी पेमेंट आ जाए, प्रिंसिपली आपको समझ गया। ये था 15(2)B का पेमेंट। नाउ 15(2)C, भाई साहब वर्ड टू वर्ड लर्न करके जाना, रिमार्क लिखने ही पड़ते आपको। अब 15(2)C में क्या ऐड होता है? एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वर्ड है एनी, कुछ भी सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया। ओके देखो, इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सेलर। अगर सेल करते वक्त सेलर ने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा, फिर वो कमीशन हो, पैकिंग हो, रॉयल्टी हो, नो हाउ हो, whatever extra charge by the seller in relation to supply or any amount for anything done okay by the supplier, या कोई भी एक्स्ट्रा any amount charge for anything done, इंस्पेक्शन करवाया हो, सेलर ने कमीशन पैकिंग के टाइप एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज किया हो ओके एट द टाइम या बिफोर डिलीवरी ऑफ सब गुड्स और सर्विसेज, यानी जब वो गुड्स और सर्विस डिलीवर कर रहा है और वो टाइम कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज किया हो तो वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। डन 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 डन। सो दोस्तों ये था रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो अब देखो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं आपको बता दूं क्या, नाम कुछ भी हो ना, सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया ना, ऐड कर दो, सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया कि ऐड कर दो, दैट्स ऑल। ओके, नाम कुछ भी हो। तो ऐसे केस में पैकिंग लेबलिंग चार्जेस हो, डिजाइनिंग चार्जेस हो, रॉयल्टी वारंटी हो, इंश्योरेंस चार्जेस हो, धर्मदा, धर्मदा मतलब चार्जेस फॉर चैरिटी, या फिर वेवमेंट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट शोन सेपरेटली इनवॉइस, इरेक्शन इंस्टॉलेशन एंड डिलीवरी इंस्पेक्शन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? बी और सी में क्या डिफरेंस है? बी में सेलर चार्ज नहीं कर रहा है, सेलर की लायबिलिटी थी और बायर पे कर रहा है। ओके आई रिपीट, सेलर की लायबिलिटी थी और बायर पे कर रहा है। लेकिन सी में क्या है? सी में सेलर ही कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अगर सी में सेलर ही कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो वो वैल्यू में ऐड होगा। फिर नाम कुछ भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, ओके जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन ही लेते हैं, जैसे मैंने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया था ओके कि भाई एक ही चार्ज लेके कि सेलर ने खुद ही इनवॉइस में चार्ज किया एक्स्ट्रा यानी प्राइस ऑफ द गुड्स, और सेलर ने खुद ही एक्स्ट्रा चार्ज किया। अगर सेलर ने फ्रेट खुद ही एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा तो ये ऐड होगा, पर किस में ऐड होगा? 15(2)C में, क्योंकि सेलर ने खुद ही चार्ज किया है। ओके पैकिंग खुद ही चार्ज किया है। लेकिन अगर सेलर ने चार्ज नहीं किया, इनकर्ड बाय द बायर, बायर को इनकर्ड होता है, तो फिर ओके लायबिलिटी किसकी है ये डिसाइड करो और लायबिलिटी के बेस पर ये ऐड करो। ओ भाई साहब ये समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, डन 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 डन। ओके और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो ये हुआ, और जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं अपनी कमेंट जरूर देना बेटा। ओके आपकी कमेंट आज के सेशन की मेरी जो है ओके यस यहाँ मैंने कैसा पढ़ा मुझे मोटिवेट करेगा, ऐसा समझ लो मेरी दक्षिणा होगी, ठीक है। चलिए तो ये हमने देखा जहां तक क्या ऐड करना और क्या नहीं ऐड करना। डन 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 डन। ओके दूसरा अगर हम बात करें ओके 15(2)B हो गया, 15(2)C हो गया। अब देखो ये 15(2)C क्या है? 15(2)C जो है यहाँ पे 15(2)C, हाँ 15(2)D पे आते हैं। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं डी और ई में कंफ्यूज होते हैं। ओके डी और ई में कंफ्यूज होते हैं। अब ये थोड़ा मैं स्लोली ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके यहां गलतियां करते हैं डी और ई में, ध्यान से सुनो। अगर सेलर ने इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी लगाई होगी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सुनो मेरी बात, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। पहली बात तो इंटरेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनो। पूरे जीएसटी में दो जगह इंटरेस्ट आते हैं। कौन से दो जगह इंटरेस्ट आते हैं? एक ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट्स। अगर इंटरेस्ट आपका लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट का है तो वो इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट है। किसका इंटरेस्ट है? लोन का, एडवांसेस का, डिपॉजिट का, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है? आपने गुड्स और सर्विसेज दी और आपको पैसा लेना था, आपने लोन नहीं दिया, आपने गुड्स बेचा, माल बेचा, सर्विसेज दी, जिसका पैसा लेना था डेटर से, और डेटर पैसा देने में लेट कर दिया। अगर डेटर पैसा लेने में लेट कर दिया तो उसका आप लगाते हो इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट कहो या लेट फी कहो या पेनल्टी कहो।
तो ये जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी आप लगाते हो, ओके, लगाते हो, तो ये केस में मैं आपको कह देता हूं ये वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। अब ये वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा, चलो प्रिंसिपली तो क्लियर हो गया, वैल्यू में इंक्लूड किया, पर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके सामने आने वाले चैलेंजेस क्या होते हैं? तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके आने वाले चैलेंजेस और इसमें आप मिस्टेक क्या करते हो? पहला, वैल्यू, नॉर्मली इंटरेस्ट इज अज्यूम टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, whereas late fee and penalty is assumed to be exclusive of GST। अब मैं जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते बताता हूं, जब प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया हो, और एक दो प्रॉब्लम के बेस पर बता रहा हूं, प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया और आपको इंटरेस्ट, भाई इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, अब आपको वैल्यू में ऐड करना है। अब जब प्रॉब्लम में आपको वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करना है, तो वो इंटरेस्ट जो है आपको समझ लो 2000 आपका इंटरेस्ट आया, तो 2000 अगर आपका इंटरेस्ट आया होगा तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। आपका बेसिक प्रिजम्पशन यही होगा कि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। क्यों सर? इसलिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में कोई भी इंटरेस्ट लगाता है तो जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं लगाता है, इसलिए इसका डिफॉल्ट एजम्पशन, और एजम्पशन रिमार्क में लिखना कि भाई ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। डन 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 डन। तो इनटू 2000, अब आपका जीएसटी का रेट 18% समझ लो, तो 18% अगर आपका जीएसटी का रेट है तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये वैल्यू आपको पर्टिकुलर्स कॉलम में इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 118, और आउटर कॉलम में वो वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। चलो, ये क्लियर, सबको क्लियर हुआ होगा? तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सीएल टाइप करो फटाफट। ओके, क्लियर हुआ तो सीएल टाइप करो। पर जनरली एक प्रॉब्लम में क्या था, एक प्रॉब्लम में ऐसा था कि लेट फी दी हुई थी, लेट फी और पेनल्टी दी हुई थी, और उसमें उन्होंने इंक्लूसिव नहीं माना था। ओके, पूरा लेट फी ऐड कर दिया था। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप एक एजम्पशन नीचे दे देना, जैसे इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट को डिफॉल्ट इंक्लूसिव ले लेना और रिमार्क लिख देना, वी एज्यूम दैट इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लेट फी और पेनल्टी है तो अब लेट फी और पेनल्टी आप पूरा भी ऐड कर दो और वो नीचे एजम्पशन देना। अगर आप पूरा ऐड कर रहे हो तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एजम्पशन देना। अगर आप लेट फी और पेनल्टी को भी इंक्लूसिव ट्रीट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपने नोट दे देना, आपने अकॉर्डिंगली नोट दे देना। तो चलो भाई साहब, ओके, ये अकॉर्डिंगली आप नोट दे दोगे। चलो, तो यहां कंफ्यूज मत होना, लेट फी और पेनल्टी के लिए भी आप इंक्लूसिव एजम्पशन ले सकते हो, पर अपना एजम्पशन नीचे दे देना, और इंटरेस्ट के लिए आप ऑलवेज इंक्लूसिव लेना। चलिए, अब देखो दूसरा एक एडजस्टमेंट और नोट जिसके ऊपर मार्क्स होते हैं। अब दूसरी आपकी एडजस्टमेंट क्या है? दूसरी आपकी एडजस्टमेंट है कि जब भी आप वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इंटरेस्ट ऐड करोगे और टैक्सेबल वैल्यू में लोगे तो नीचे उसकी एक नोट आनी ही चाहिए, और वो क्या कि भाई इवन दो हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं पर इंटरेस्ट का जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12(6) एंड 13(6) टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा होगा, उस इसका टाइम ऑफ सप्लाई उस मंथ में आएगा जिस मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा। द मंथ इन विच सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, उस मंथ में ओके इसका टीओएस आएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम में मंथ दिया है जुलाई, जुलाई में आपने ऐड कर दिया हो, जुलाई में आपने ऐड कर दिया हो वैल्यू में, लेकिन नोट जरूर लिखना कि इसका टैक्स ओके हम उस मंथ में देंगे जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। ओके, ये समझा क्या? अगर एक्चुअली रिसीव होगा तो डन। ओके, आपको क्लियर समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ओरिजिनल रेट क्या होगी? तो रेट वही होगा जो आपके ओरिजिनल इनवॉइस का रेट होगा। समझ लो आपने गुड्स बेचा, 18% का जीएसटी था और उसका इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट पर भी 18% का ही जीएसटी लगेगा। ओके, एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स दिया होगा, सर्विस दिया होगा तो एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए सर, इसके कोई क्वेश्चन टाइप हम लेंगे क्या? जरूर लेंगे। क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ओके इसमें मार्क करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। तो चलिए, ये जो था रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट था, समझा क्या? इंटरेस्ट सबको समझा होगा। तो एमजेड क्या होता है? एमजेड मजा आ गया। ओके, चलिए टाइप करो। अब आते हैं सब्सिडी, और ये सब्सिडी पे आप गलतियां करते हो, पहले समझ लो। हो सकता है कि अभी मैं पढ़ाऊं तो थोड़ा आपको समझ गया, पर एक ऐसा लगेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो मैं टेबल स्क्रीन पे बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जितना हो सके, मेरी बात सुनना, आप जितना हो सके उसको 3-4 बार पढ़ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।
सब्सिडी आपको ऐड करनी पड़ती है सेक्शन 15(2)E में। अब सब्सिडी आप कौन सी ऐड करोगे? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। पहली बात तो अगर प्रॉब्लम में गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वो वैल्यू में ऐड मत करना। आई रिपीट, गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वो वैल्यू में ऐड मत करना। क्लियर? दूसरा, अगर सर्विस अदर देन गवर्नमेंट होगी, अदर देन नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी, फिर नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट हो कोई भी हो, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो वो ऐड होगा, लेकिन वो ऐड तभी होगा जब लिंक टू द प्राइस होगा। लिंक टू द प्राइस होगा मतलब क्या? सब्सिडी गवर्नमेंट की होगी तो ऐड नहीं होगी, नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सब्सिडी अदर की होगी तो सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगी तो ही ऐड होगा, लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा। अगर नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं होगा। सर ये नॉट लिंक टू द प्राइस मतलब क्या होता है? लमसम सब्सिडी। और लिंक टू द प्राइस क्या होता है तो बताता हूं। अब जैसा लिंक टू द सेल प्राइस यानी क्या? अगर मैं कोई फर्टिलाइजर सेल कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट जो नॉन गवर्नमेंट है, वो मुझे यहाँ पे सब्सिडी दे रही है कि जो आप सेल करोगे उसका 20%, आपके सेल प्राइस का 20% सब्सिडी हम देंगे। तो ऐसे केस में आप जो है ये फर्टिलाइजर्स या कोई भी एक्टिविटी स्टूडेंट को कम प्राइस चार्ज करो, 20% हम देंगे। तो जब आपकी सब्सिडी प्राइस से कनेक्टेड है तो वो लिंक टू द प्राइस मानी जाएगी। ओके, और वो वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। और जब आपकी सब्सिडी प्राइस से कनेक्टेड नहीं, जिसको हम कहते हैं लमसम सब्सिडी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेरे को लमसम 5 लाख का डोनेशन दे दिया, सब्सिडी दे दी, ओके, और कहा कि ठीक है आप यूज करो अपने ऑपरेशन में, पर उसका प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है, लमसम है, ओके, जिसको ब्लैंकेट सब्सिडी भी कहा जाता है, तो वो वैल्यू में, सुनना मेरी बात, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू सब्सिडी। हाँ, लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा, और वो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चनर के कुछ क्वेश्चंस मेन एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा तब आपको और क्लियर होगा जो मैंने अभी रिवाइज किया। पहले तो डिस्काउंट खत्म कर देते हैं। ओके, नाउ सेक्शन 15(3) डिस्काउंट्स। ओके, यहाँ पे देखो, पहला सवाल, सर क्या डिस्काउंट का डिडक्शन हमें मिलेगा क्या? एनी डिस्काउंट, एनी मतलब नाम कुछ भी हो, एनी डिस्काउंट इज डिडक्टिबल, वो वैल्यू से डिडक्ट होगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एनी डिस्काउंट डिडक्टिबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें ए लेते हैं। ओके, ए देखो क्या, डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम एंड बिफोर सप्लाई। अगर आप अपना डिस्काउंट जब आप सप्लाई कर रहे हो उस वक्त दिया, आई रिपीट, आपने अपना डिस्काउंट जब आप सप्लाई कर रहे हो उस वक्त दिया, मतलब इनवॉइस बना रहे हो, इनवॉइस बनाते वक्त ही आपने अपना डिस्काउंट दे दिया। जैसे आप ये जो है आपका टैक्स इनवॉइस है, या आपका टैक्स इनवॉइस है, और इनवॉइस में ओके आपने अपनी प्राइस लिखी, जैसे ये इनवॉइस बन गया, ये इनवॉइस में आपने ओके टोटल प्राइस लिखी, टोटल प्राइस जो है यहाँ आपने 10,000 रुपए लिखी टोटल प्राइस गुड्स की, और डिस्काउंट दे दिया 2,000। तो जब आप इनवॉइस बना रहे हो तभी डिस्काउंट दे रहे हो। एनी मतलब कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, ओके, क्वांटिटी डिस्काउंट, टर्न ओवर डिस्काउंट, व्हाटएवर इज द नेम, अगर तब दे रहे हो तो आप इमीडिएट डिडक्शन ले लो और आपकी टैक्सेबल वैल्यू 8,000 आएगी, और 8,000 के हिसाब से जीएसटी लगेगा। डन? क्लियर? ओ बच्चों बोलो ना, ओके, मजा आएगा, क्लियर होगा तो फटाफट बोलो यस सर। ओके, चलो नाउ उसके बाद में अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये तो इमीडिएट डिडक्टिबल है, पर इसकी कंडीशन क्या है? इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मतलब क्या होता है? मतलब आपका जो इनवॉइस होगा, इनवॉइस में ये सेपरेट बताओ डिस्काउंट क्या है। ओके, डिस्काउंट अगर तुमने सेपरेटली इनवॉइस में बताया तो डिडक्टिबल होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहते हैं? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सेक्शन 15(3)(b ये क्या कहता है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ये कहता है कि डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। बहुत सी बार बिजनेस में हम गुड्स रिमूव कर देते हैं, इनवॉइस बन जाता है, बाद में डिस्काउंट देना पड़ता है, और हम इनवॉइस में वो क्लॉज रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा इनवॉइस है, ओके, इनवॉइस बनाते वक्त हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इनवॉइस बनाते वक्त हमने 10,000 रुपए पूरे लगाए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन हमने इनवॉइस के नीचे लिखा, और इनवॉइस के नीचे लिखा कि इफ पेमेंट, आप हमें पेमेंट कर देते हो विद इन 1 मंथ, ओके, विद इन 1 मंथ पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट बाद में देंगे। लेकिन ये इनवॉइस में अग्री किया गया,
ये इनवॉइस में अग्रीड था, यानी जब सप्लाई हुआ उसी वक्त अग्रीड था कि हम आगे देंगे। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा तुमने सप्लाई करते वक्त अग्री किया था कि देंगे, पर आपने दिया नहीं। ओके, आपने दिया नहीं और उसका पूरा जीएसटी आपने पहले ही पे कर दिया, क्योंकि आपने नहीं दिया तो आपकी वैल्यू फिर 8,000 नहीं होगी, आपकी वैल्यू होगी 10,000। और वो 10,000 पे आपने जो है जीएसटी, सुनना, वो 10,000 पे आपने जो है जीएसटी पूरा पे किया हुआ है, जितना भी जीएसटी आता है, पर डिस्काउंट देने का वादा किया, अग्री किया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, बाद में दिया गया, एंड इफ इट इज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो इसकी नोट ही नहीं लिखना, इट वॉज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऐसे केस में डिस्काउंट इज डिडक्टिबल इफ लिंक टू द इनवॉइस एंड आईटीसी इज रिकवरेबल बाय द रिसिपिएंट। तो ऐसे केस में आपकी जाती है क्रेडिट नोट। आई रिपीट, ऐसे केस में जब भी आप डिस्काउंट बाद में दोगे, समझ लो आपने गुड्स बेचा अप्रैल में और ये कहा कि भाई पेमेंट कर दिया ना आपने, तो हम कैश डिस्काउंट बाद में देंगे 2% का, और उसने पेमेंट कर दिया विद इन टाइम, तो आप अब इसको डिस्काउंट दे रहे हो, पर इनवॉइस तो चले गया और इनवॉइस जीएसटीआर1 में अपडेट हो गया। अब इनवॉइस के साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डेटा गवर्नमेंट के पास चले गया, जीएसटीआर1 भी फाइल हो गया, तो आप क्या करोगे? तो गवर्नमेंट कहती है डरो मत, अब ये केस में आप दोगे क्रेडिट नोट। ओके, तो आपने क्रेडिट नोट दी, अप्रैल में सेल हुआ था, मई जून में उसकी क्रेडिट नोट दी, तो जून में अगर क्रेडिट नोट दी तो वो केस में जून में वो डिस्काउंट एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अगर मेरे पास प्रॉब्लम लिखा होगा तो वो डिस्काउंट का मैं आपको बताता हूं। ओके, तो यहां पे जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब अगर समझ लो आप यहां, नहीं अभी मेरे पास नहीं, पर जस्ट मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आपको कैसा करना है। तो डिस्काउंट की एडजस्टमेंट, जस्ट मिनट, हाँ, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट ये है कि अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए। ओके, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उस क्रेडिट नोट जाएगी तो सर ये बेनिफिट मिलेगा मतलब क्या? बेनिफिट मिलेगा मतलब उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा डिडक्शन? अगर मैंने उसकी क्रेडिट नोट अप्रैल का सेल था और जून में भेजा, तो जो मंथ में क्रेडिट नोट सेलर ने दी, सुनना मेरी बात, जो मंथ में सेलर ने क्रेडिट नोट दी, कौन से मंथ में सेलर ने क्रेडिट नोट दी? जून में। तो जून की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से वो कम कर दिया जाएगा, उसका प्रोपोर्शनेट जीएसटी, जितना डिस्काउंट दिया उसका प्रोपोर्शनेट जीएसटी उसमें से कम होगा। ये एडजस्टमेंट समझी क्या? समझोगे तो बोलो यस सर, ठीक है। लेकिन अगर वो अग्रीड नहीं होगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो अग्रीड होना जरूरी है। अब पहले केस में और एक एडजस्टमेंट है जो आपके लिए जरूरी है, वो क्या? ये वाली क्या कि अगर आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे हो और अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम कर रहे हो, तो ये बेनिफिट आपको सेलर को ये बेनिफिट तभी मिलेगा अगर रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स किया हो। फॉर एग्जांपल, ओके, मैं आपको बताता हूं कि समझ लो ये इनवॉइस है और यहां पे ये इनवॉइस हमने बायर को दे दिया। ओके, इनवॉइस जब बनाया तब तो डिस्काउंट दिया नहीं था और ये इनवॉइस बायर को दे दिया, बायर, और हमने जीएसटी लगा के दे दिया। भाई जीएसटी यहाँ पे 18%, तो यहाँ पे जीएसटी 18% का तो 900 जीएसटी लगा के दे दिया। बायर ने इसका क्रेडिट भी ले लिया, अब देखो क्या हुआ, बाद में डिस्काउंट दिया गया 2%, तो अब 10,000 का 2% यानी कितना होता है? 2,000। ओके, 2,000 डिस्काउंट बाद में गया और इसका जीएसटी 18% के हिसाब से कितना होता है? ओके, तो इसका जीएसटी 18% के हिसाब से 2,000 का कितना होता है? निकालो। ओके, 2,000 इंटू 18% कितना होता है? 360। इसका जीएसटी 360। अब गवर्नमेंट कहती है सेलर को जब क्रेडिट नोट देगा तब अगर वो अपने टैक्स लायबिलिटी से 360 कम कर देगा, जून में कम कर देगा, पर इस शर्त पे कि बायर ने जून में जो पूरा आईटीसी लिया उसमें से 360 रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बायर 360 रिवर्स करता है तो ही सेलर की लायबिलिटी से कम होगा। ये वाला पॉइंट समझा क्या भाई साहब? ये वाला पॉइंट समझा होगा तो जोर से लिखो यस सर, क्लियर, हमें समझ में आया। ओके, तो चलिए, तो नीचे दिया है स्टैगर्ड डिस्काउंट। क्या हम अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग बायर को दे सकते हो क्या? यस, आप अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग बायर को दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, क्या हम ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। अगर वो
ओके 15(3)(b की कंडीशन फुलफिल करता है। मतलब क्या, आपने सेल कर दिया और सेल के बाद पोस्ट सप्लाई आप पूरे साल का डिस्काउंट दे रहे हो, पोस्ट सप्लाई आप पूरे साल का डिस्काउंट दे रहे हो, तो क्या ऐसे डिस्काउंट हम दे सकते हैं क्या? ईयर एंड परफॉर्मेंस डिस्काउंट, यस, लेकिन वो अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, तो आप दे सकते हो। और सेकेंडरी डिस्काउंट जो अग्रीड नहीं था, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो अग्रीड नहीं था, तो वो डिडक्ट नहीं होगा। ओके, वो डिडक्ट नहीं होगा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू वेरियस डिस्काउंट्स, ओके, टू बी गिवन बाय द सेलर एंड देयर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। चलिए, अब एक मिनट, अब दोस्तों आप आ जाओ यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मैं लाना चाहूंगा, और ये एडजस्टमेंट, पहले तो आप एक काम करो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास चाहिए, और बाद में आपने लिख कर देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बाद में आपने लिख कर देखना, ये बहुत जरूरी है, सब्सिडी का एडजस्टमेंट, ठीक है? अब देखो ये क्या कहता है, एग्जाम्पल है आपकी नेट लिस्ट प्राइस, नेट मतलब ओके सब्सिडी काट कर आपकी एक्चुअल जो प्राइस थी कस्टमर को लगाया 1 लाख है, एक्चुअल प्राइस 1 लाख है, आपको सब्सिडी मिली 10,000 रुपए, आपकी टोटल हुई 1,10,000। अब 2 वर्ड पे ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम में नेट लिस्ट प्राइस दे दिया जाएगा, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो करेक्ट कर लेना बेटा, स्पैम क्यों कर रहा है? ओके, करेक्ट कर लेना, या क्रेडिट नोट लिख दो, यहां क्रेडिट नोट लिख देना, ओके, चार्ट में क्रेडिट नोट लिख देना, ठीक है? डोंट स्पैम बेटा, हाँ, कहा गया यार, हाँ, चलो, अब आपको प्रॉब्लम में ध्यान से सुनो, 1 लाख जो है, ये 1 लाख आपका नेट प्राइस था, और सब्सिडी अगर ऐड कर दो मतलब तो टोटल प्राइस आपका 110 है। अब प्रॉब्लम में आपको 2 तरीके से दिया जाएगा, कभी कभी नेट देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सोच के करना है, कभी कभी ओके प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी, या प्राइस विदाउट, प्राइस जो है ओके नेट ऑफ सब्सिडी, और प्राइस विथ कंसीडरिंग सब्सिडी, और विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी, वर्ड्स थोड़ा केयरफुल देखना। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, एक टेबल मैंने बनाया पर्टिकुलर्स, और आपको दिया गया है लिस्ट प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी, कभी कभी वर्ड ऐसे करते हैं नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब जो प्राइस है वो सब्सिडी काट कर है, या विथ कंसीडरिंग द सब्सिडी। अब यहां स्टूडेंट मिस्टेक कर दे, कभी कभी कहते हैं कि प्राइस, जो प्राइस है विथ कंसीडरिंग, यहां विथ कंसीडरिंग का मतलब सब्सिडी को हमने हटाकर, सुनना, सब्सिडी को हटाकर प्राइस कंसीडर की है, नेट, जब वर्ड आएगा विथ कंसीडरिंग मतलब नेट। और दूसरा लिस्ट प्राइस ग्रॉस अमाउंट, अब लिस्ट प्राइस ग्रॉस पे होगी, या विदाउट कंसीडरिंग सब्सिडी, हमने प्राइस में सब्सिडी को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया है, मतलब ये लेना कि ये टोटल प्राइस है, उसमें से सब्सिडी डिडक्ट नहीं हुई है। पहले तो बताओ ये समझा क्या? ये समझाओगा तो फटाफट 1 टाइप करो, ओके, वर्ड्स को यहां कंफ्यूजन होता है। देखो प्राइस विथ कंसीडरिंग सब्सिडी बोला मतलब समझ जाना नेट है, नहीं समझा तो रट्टा मार के जाना, ओके भाई हमने प्राइस फिक्स करते वक्त सब्सिडी को कंसीडर किया मतलब डिडक्ट किया, ओके, और दूसरा ओके ग्रॉस है और हमने सब्सिडी का कोई इंपैक्ट नहीं दिया, मतलब क्या, मतलब टोटल पे, ये समझा क्या? नहीं तो रट्टा मार के जाना, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब देखो आप, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड होती है और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द प्राइस, सॉरी गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होती है और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा, तो लिंक टू द प्राइस जो होगा तो वो जो है वो ऐड होता है। चलिए क्लियर? तो अब देखो यहां पे अगर आपको लिस्ट प्राइस जो दी है वो लिस्ट प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी, थोड़ा सोच के बताना, लिस्ट प्राइस जो है ओके लिस्ट प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी दी है, अब आपको लिस्ट प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी या विथ कंसीडरिंग सब्सिडी दी है 1 लाख रुपए,
मतलब क्या, पहले प्रोसेस करो दिमाग में कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन प्रोसेस करो कि प्राइस आपको नेट दी है, नेट दी है मतलब ओके टोटल दी है या काट कर दी है, बोलो बताओ। नेट दी है मतलब आपको टोटल दी है या काट कर दी है? काट कर दी है, मतलब प्राइस आपकी 1 लाख होगी। अब 1 लाख आपकी प्राइस है नेट, और आपको कभी कभी ये दिया जाता है कि आपकी लिस्ट प्राइस ग्रॉस है, ग्रॉस है तो टोटल 110। ओके, अब प्रॉब्लम है ये विद कंसिडरिंग सब्सिडी विदाउट कंसिडरिंग सब्सिडी, 2 मिनट पिक्चर में मतलब 2 मिनट हटा दो, 2 मिनट पिक्चर से हटा दो, नेट तो समझाना, ग्रॉस तो समझाना, ये समझा क्या? तो अगर ग्रॉस दिए तो आपकी प्रॉब्लम में प्राइस 110 है। जितने भी स्टूडेंट है यहां तक समझा होगा, प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट करो, समझा होगा तो यस बोलो, नो बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो 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 फटाफट, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। चलो अब देखो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्या, कि ये 1 लाख है और ये 1,10,000 है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम में दी गई है गवर्नमेंट सब्सिडी। अरे रुको यार, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, पहले समझ लो। अब हमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिली, ठीक है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी मिली और प्रॉब्लम में क्या दिया है, प्रॉब्लम में जो प्राइस दी है वो 1 लाख नेट ऑफ सब्सिडी है, और प्रॉब्लम में कहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव 10,000। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे प्राइस में जो 1 लाख है, जो एक्चुअल नेट है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी एक्स्ट्रा दी हुई है, तो हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, या कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे? मतलब हम ऐड नहीं करेंगे, क्या बोलो बताओ क्या करना है? अगर आपको प्रॉब्लम है, ये समझने के लिए थोड़ा आपको मेरे बात भी 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, पर तरीका मैं बता सकता हूं। लर्न मतलब आपको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगेगा, तरीका मैं बता सकता हूं। अगर आपको प्राइस नेट दी है और सब्सिडी अलग से दी है और गवर्नमेंट की दी है, तो क्या इंपैक्ट होगा? कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होती है, तो आप ऐड नहीं करोगे। यहां तक सबको क्लियर? नो एडजस्टमेंट, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट है, ऑलरेडी नेट है, तो आप जो है उसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। समझा होगा तो बोलो यस सर। ओके, दूसरा, अगर आपको सब्सिडी ग्रॉस दी है, ग्रॉस मतलब आपको प्राइस सब्सिडी को कंसीडर करके, सॉरी, जो सब्सिडी है, सब्सिडी भी उसमें इंक्लूडेड है ना, टोटल प्राइस दी है ना, अभी तक सब्सिडी डिडक्ट नहीं हुआ है। सुनो, आप अभी तक सब्सिडी उसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, और टोटल प्राइस दी है। अगर आपको टोटल प्राइस दी होगी ग्रॉस, तो फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी जो आपको अलग से दी जाती है, तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा, वो डिडक्ट करना पड़ेगा। सिंपल में मैं समझाऊं क्या, प्रॉब्लम में नेट लिखा है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, वो ऑलरेडी डिडक्टेड है। और अगर आपका जो है, क्योंकि वो डिडक्ट करना पड़ता है, ऑलरेडी डिडक्टेड है। और दूसरी बात यहां समझ लो, अगर ग्रॉस दिया हुआ है तो अभी सब्सिडी डिडक्ट नहीं हुआ, और गवर्नमेंट की सब्सिडी हम डिडक्ट करते हैं, तो उसमें से लेस करना पड़ेगा। ओके, लेस करना पड़ेगा, क्लियर? अब समझ लो, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी दिया है आपको। ओके, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, पहले तो सोचो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी का इंपैक्ट क्या होता है। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी का इंपैक्ट ये होता है कि हम ऐड करते हैं, प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल दिमाग भी हम वैल्यू में ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आपको नेट प्राइस दिया है, अगर आपको नेट प्राइस दिया है, नेट दिया है, तो फिर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट है, नेट है तो फिर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ओके सब्सिडी ग्रॉस दिया है, ग्रॉस मतलब ओके जो प्राइस है उसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है, अगर जो प्राइस है उसमें सब्सिडी इंक्लूड है और हमें ऐड करना था, पर वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ओके, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। एक बार फिर से, लास्ट टाइम मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम में नेट प्राइस और यहां पे ग्रॉस प्राइस दी हो, नेट प्राइस मतलब भी विथ कंसीडरिंग सब्सिडी, और ग्रॉस मतलब विदाउट कंसीडरिंग सब्सिडी। सर मैं इसको 10 बार भी बोलूं तो भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। विथ कंसीडरिंग मतलब सब्सिडी को हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, और विदाउट मतलब हमने डिडक्ट नहीं किया है, हमने डिडक्ट नहीं किया है। समझ में आया? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट होगी सब्सिडी, गवर्नमेंट होगी और ऑलरेडी नेट है, तो फिर वापस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्टेड है।
और ग्रॉस है तो फिर डिडक्ट करो, क्योंकि डिडक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट की सब्सिडी, और नॉन गवर्नमेंट होगी तो ये ऐड करना पड़ता है। तो अगर नेट है तो ऐड करेंगे, और ग्रॉस है तो ऑलरेडी एडेड है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, और ये 2-3 बार पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये मेन एडजस्टमेंट थी रिगार्डिंग टू बेटा सब्सिडी। चलिए, तो अब जो आ जाओ यहां पे हमारे, अगर आपके पास जो भी क्वेश्चनर होगा, ओके, जो भी क्वेश्चनर होगा, मैं अभी रिसेंट क्वेश्चनर ले रहा हूं जो जनवरी 26 एग्जाम के लिए अप्लीकेबल मैंने लास्ट बैच में दिया था, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको आपके पास थोड़ा ओके पुराने बैच का क्वेश्चन है उसमें भी मैच कर दूंगा। ओके, उसमें भी मैच है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अभी न्यू क्वेश्चनर के क्वेश्चन नंबर और पुराने क्वेश्चनर के क्वेश्चन नंबर वो दोनों टैग कर दूंगा। ओके, वीडियो आप 1-2 घंटे बाद देख लेना, आपको टैग मिल जाएंगे दोनों के। तो अब आ जाओ आप जो है यहां पे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 7। ये क्वेश्चन में अब सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में फटाफट मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, और इसके लिए सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का जो मैंने रिवीजन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। मिस्टर चांद वाला, जिसके पास पुराना क्वेश्चन होगा वो देख लो, उसको मिल जाएगा मिस्टर चांद वाला। अभी इधर ध्यान दो स्क्रीन पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पुराना क्वेश्चन नंबर भी डाल दूंगा, मिल जाएगा आपको। मिस्टर चांद इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर प्रोडक्ट हैविंग फैक्ट्री इन पुणे। पुणे में उसकी फैक्ट्री थी। महाराष्ट्र, मिस केला एंड बेला ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र अपॉइंटेड एज अ एजेंट टू सेल द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर चांद with a condition that both of them guarantee the realization of payment from the buyer। अब देखो, एजेंट को अपॉइंट किया। अगर सप्लाई चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया होगा या उसका थोड़ा सा भी आपको पार्ट याद होगा, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर एजेंट के थ्रू माल बेचता है तो जो वो स्टॉक एजेंट को देता है वो कब सप्लाई माना जाएगा। तो अगर आपको यहां पे शेड्यूल 1 पैरा 3 याद होगा, तो हमने देखा था आगे एजेंट क्या कर रहा है, कोई बता सकता है? आगे एजेंट क्या कर रहा है उसके बेस पर प्रिंसिपल ने एजेंट को जो स्टॉक दिया था, ओके, वो स्टॉक सप्लाई में, मतलब मेरा ये कहना है कि प्रिंसिपल हमारा चांद है, एजेंट, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया। ओके, तो आगे एजेंट क्या कर रहा है उसके बेस पर है। अगर एजेंट ओन इनवॉइस होगा, उसका खुद का इनवॉइस होगा, तो ये गुड्स सप्लाई माना जाएगा, ये गुड्स सप्लाई माना जाएगा। और एजेंट प्रिंसिपल का इनवॉइस होगा, प्रिंसिपल का इनवॉइस होगा, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, ये सप्लाई नहीं, क्योंकि इनवॉइस ही प्रिंसिपल का है। ये याद आया क्या आपको? याद आया तो बोलो यस सर, हमें याद आया। चलो, अब देखो क्या है उसमें क्लैरिफिकेशन था। डेल क्रेडिट एजेंट मतलब क्या? प्रिंसिपल है और डेल क्रेडिट एजेंट है, और ये बायर है। ओके, डेल क्रेडिट एजेंट, सॉरी, प्रिंसिपल, डेल क्रेडिट एजेंट, और ये बायर है। ठीक है, अब देखो डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है, बायर पेमेंट करता है, पेमेंट करेगा उसकी गारंटी लेता है। यहां एक एडिशनल फैक्टर है, बायर पेमेंट करेगा उसकी वो गारंटी लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसने गुड्स दिया, ओके, और बायर जो है, अब इसमें क्या हुआ, अगर आगे इनवॉइस, सुनो, आगे जो इनवॉइस है डेल क्रेडिट एजेंट का ओन इनवॉइस है, खुद का इनवॉइस है, तो ऐसे केस में अगर डेल क्रेडिट एजेंट यहां पे बायर को क्रेडिट दे रहा है, क्यों? क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट उसके पेमेंट की गारंटी लेता है, तो वो उसको पे करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड देता है, तो उसका इंटरेस्ट लगाता है, उसका इंटरेस्ट। अब एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की है, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की है। तो अगर बायर ओन इनवॉइस देगा और बायर ने लेट पे किया, उसका वो इंटरेस्ट लगाएगा। दो फैक्टर फिर से, ओन इनवॉइस देगा, ओके, और बायर लेट पेमेंट करेगा, उसका इंटरेस्ट लगाएगा। तो ये सिचुएशन में ये इंटरेस्ट 15 टू ओके, यहां पे डी में ऐड होगा 15 क्योंकि ये डिले पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि इनवॉइस एजेंट ने दिया है। अगर इनवॉइस एजेंट ने दिया है तो ये डिले पेमेंट मान के ऐड कर देंगे। ये समझा क्या आपको? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो ना। क्यों? क्योंकि रिस्क खुद ले रहा है, इनवॉइस खुद इशू कर रहा है, तो इनवॉइस अगर खुद इशू कर रहा है तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जो भी वो इंटरेस्ट बायर को लगाएगा
फॉर डिले पेमेंट, डेल क्रेडिट एजेंट। लेकिन अगर प्रिंसिपल और डेल क्रेडिट एजेंट और ये बायर को डायरेक्ट प्रिंसिपल का इनवॉइस है, डायरेक्ट प्रिंसिपल का इनवॉइस है, ओके, डायरेक्ट प्रिंसिपल का इनवॉइस है, एजेंट जो है पैरा 3 का एजेंट नहीं है, डायरेक्ट इनवॉइस प्रिंसिपल को है, और बायर ने ओके इसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, सॉरी डेल क्रेडिट एजेंट ने इसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, तो मेरी बात सुनना, क्योंकि बायर की पेमेंट की गारंटी डेल क्रेडिट एजेंट ले रहा है और डेल क्रेडिट एजेंट ने उसको फाइनेंस कर दिया, और ठीक है भाई बायर तेरे से पेमेंट नहीं हो रहा है क्या, मैं कर देता हूं, पर इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल का है और प्रिंसिपल की वैल्यू जो है यहां पे 1 लाख रुपीस है। तो अब ये डेल क्रेडिट एजेंट इंटरेस्ट लगाएगा क्योंकि फाइनेंस उसने किया है, डेल क्रेडिट एजेंट इंटरेस्ट लगाएगा, तो क्या ये इंटरेस्ट, सुनो, क्या ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वैल्यू में ऐड होगा क्या, नहीं, ये इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल ने इनवॉइस दिया उसमें ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है अब डिले पेमेंट का नहीं है, डेल क्रेडिट एजेंट ने लोन दिया बायर को, फाइनेंस किया बायर को, उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो ऐड नहीं होगा। ये पॉइंट समझ लेना एक बार फिर से 2 मिनट में। टेक अवे क्या, अगर डेल क्रेडिट एजेंट ओन इनवॉइस दे रहा है तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा क्योंकि इनवॉइस उसका है, और डेल क्रेडिट एजेंट ओन इनवॉइस नहीं दे रहा है तो फिर वो फाइनेंस होगा, और वो फाइनेंस लोन का इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। दोनों, दूसरा पॉइंट समझाओगा तो प्लीज बताओ। तो यहां पे क्या है कि ये प्रॉब्लम पढ़ के जाना अच्छा है, केला और बेला, ओके, ये डेल क्रेडिट एजेंट है, ठीक है। आगे देखो वो क्या कहते हैं, बोथ केला एंड बेला प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी टू द बायर, बायर को शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी दे रहे हैं फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज अगेंस्ट सप्लाईज मेड टू देम एंड फॉर हिज दे चार्ज द इंटरेस्ट फ्रॉम द अल्टीमेट बायर, वो अल्टीमेट बायर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। वेल मेसर्स केला रेज द इनवॉइस इन द नेम ऑफ मेसर्स चांद, केला ने इनवॉइस मिस्टर चांद के नाम का बनाया और बेला ने इनवॉइस ओन बनाया, तो बेला जो ओन इनवॉइस बना रहा है इंटरेस्ट यहां पे ऐड होगा, इंटरेस्ट यहां पे ऐड होगा, पर केला ने प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाया तो यहां इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट लोन का माना जाएगा, ये इंटरेस्ट लोन का माना जाएगा, और यहां ओन इनवॉइस है इसलिए ये 15(2)(d) का माना जाएगा, खुद का इनवॉइस है इसलिए 15(2)(d) का माना जाएगा। ये क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिख के देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है अच्छे से। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है, उसके बाद में डीसी अपना इनवॉइस दे रहा है और वो कब ऐड होगा और कब नहीं ऐड होगा, ये पॉइंट वाइज मैनर में अच्छे से कर लेना है। डन 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 डन, क्लियर होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सीएल टाइप करो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सीएल टाइप करो। डन, चलो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो 14 ऐसे प्रॉब्लम आपको 8 to 10 मार्क्स के आ सकते हैं और एक एक पॉइंट इसका समझ लो। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। मेसर्स फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड, चलो उसने मशीन सेल की, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना। फ्लो प्रो का क्वेश्चन देख लो, आपके क्वेश्चनर में होगा, जिसके पास भी ओल होगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा। अब प्राइस ऑफ द मशीन दिया है, अब सुनो, प्राइस दी है मशीन की यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस मतलब इसमें टैक्सेस नेट है, टैक्सेस कंसीडर्ड नहीं है, और अदर चार्जेस भी कंसीडर्ड नहीं है, नेट है, और वह 25,000। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा दिया है, सर चार्जेस वेयर पेबल बाय मेसर्स फ्लो, लाइबिलिटी सप्लायर की थी, बट द सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड टू इंस्पेक्शन एजेंसी, मतलब लाइबिलिटी सप्लायर की थी पर पेमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी ने किया। दिस चार्जेस वेर नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, और ये इनवॉइस में इंक्लूडेड नहीं है। चलो फटाफट बताओ क्या ऐड होगा, क्या ऐड होगा, तो ये 15(2)(b) में ऐड होगा, क्लॉजेस ऐड, थर्ड पार्टी पेमेंट, रिमार्क प्रॉपर लिखना, रिमार्क में लिखना सप्लायर इज लायबल टू पे incurred by the buyer and not included in the price, hence added, okay, hence added। उसके बाद में नेक्स्ट चलो, फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, फ्रेट चार्जेस लगाया, मेसर्स फ्लो प्रो हैज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स, ओके, तो एक्स्ट्रा सेलर ने चार्ज लगाया है, अगर एक्स्ट्रा सेलर ने चार्ज लगाया हुआ है
फ्रेट चार्जेस, वो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इनकर्ड बाय द बायर, सेलर ने एक्स्ट्रा लगाया, सेलर ने एक्स्ट्रा लगाया तो 15(2)(c) में ये ऐड होगा। ओके, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो देखो 15(2)(c) में ये ऐड किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट सब्सिडी रिसीव्ड, हाँ सब्सिडी वाला पॉइंट आ गया। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि अगर नीचे लिखा है कि सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है तो एक बार प्राइस देखना, प्राइस नेट है या ग्रॉस है। अब यहां मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, वहां से बोला है प्राइस ऑफ द मशीन, लेकिन आगे बोला है अदर चार्जेस सीरियल नंबर 2 to 3, मतलब 2 to 3 जो है, ओके यहां पे तो अदर चार्जेस यहां पे उन्होंने दिया है कि एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या, अब आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की डिडक्ट होगी, तो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये करेंगे कि सब्सिडी को डिडक्ट कर देंगे, पर डिडक्ट करने के पहले सोचना कि प्राइस क्या है। अब प्राइस जो है मैं बोलूंगा ये ओके ग्रॉस पे, प्राइस ग्रॉस पे, क्यों प्राइस ग्रॉस पे है, क्योंकि यहां पे नहीं सॉरी प्राइस जो है यहां पे नेट पे है, ओके नेट ऑफ सब्सिडी है, या आप एजम्पशन दे देना क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूडिंग एंड अदर चार्जेस ओके बोला है, तो आप अगर यहां पे नेट पे सब्सिडी लिंक टू द प्राइस, एक मिनट एक मिनट, हाँ सब्सिडी लिंक टू द प्राइस, ओके ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट की हम ऐड नहीं करते, ओके तो ये नेट है, तो ये नेट है तो हम ऐड नहीं करते तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सुनो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो ऐसे केस में इसको नील लिया है और इसका इंपैक्ट नहीं होगा। एक बार फिर से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ओके वर्डिंग से क्लियर है तो ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एजम्पशन लेना, वी एज्यूम दैट ओके गिवन सब्सिडी इज नेट, और नेट होगा और गवर्नमेंट की है तो हम ऐड नहीं करेंगे। मेरा वो टेबल देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा टेबल, क्योंकि रिवीजन में मैं इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा टेबल देखना और प्रॉब्लम को देखना, तो यहाँ नेट एज्यूम करो, ओके और वो केस में उसको ऐड मत करो, ओके नेट है सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये समझा क्या बेटा आपको, ओके समझाओ तो बोलो यस सर। नाउ और उसके बाद में डिस्काउंट 2% is offered to BP Limited on price mentioned at serial number 1 above and recorded in the invoice। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डिस्काउंट है और बेसिक प्राइस पे डिस्काउंट है तो क्या डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, यस डिस्काउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, तो डिस्काउंट का आप डिडक्शन लोगे तो ये आपकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है ये आपकी प्राइस हो जाएगी। तो ये था रिगार्डिंग टू डिस्काउंट। ये बेटा क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर आपको बाय करना पड़ेगा, ये क्वेश्चनर आपको बाय करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से, ये तो मैं सिर्फ डिस्कशन के लिए ले रहा हूं। चल क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन और डिस्कशन के लिए लेता हूं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, ध्यान से देखना, following are the particulars relating to one of the machine sold by SQM Limited to ACD Limited in the month of February. In the month of February, lease price is 9,50,000। एक सुनो, lease price दी है 9,50,000, exclusive of taxes and discount, taxes और discount इसमें considered नहीं है। Further, following additional amount have been charged from ACD Limited, additional amount have been charged फ्रॉम एसीडी लिमिटेड। अब कौन से, पहला एक्स्ट्रा चार्ज किया म्युनिसिपल टैक्सेस, और दूसरा आउटवर्ड फ्रेट, कॉन्ट्रैक्ट वाज डिलीवर्ड मशीन एसीडी लिमिटेड एज फैक्ट्री, एफओआर कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बायर फैक्ट्री पे दिया। चलो स्टेप बाय स्टेप, 9,50,000 तुम्हारी ट्रांजेक्शन वैल्यू थी, हमने 9,50,000 ले लिया, 950 ले लिया। दूसरा उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, देखो दूसरा ये बोला है कि एडिशनल चार्ज किया म्युनिसिपल टैक्सेस। हमारा सेक्शन 15(2)(a) क्या कहता है, 15(2)(a) कहता है, अब 15(2)(a) क्या कहता है, 15(2)(a) कहता है कि आपका जो है यहां पे
टैक्सेस अगर आपने एक्स्ट्रा लगाए होंगे तो ये टैक्सेस आप ऐड करोगे, तो ये 45,000 जो है ओके आप ऐड करोगे, ये मैंने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा चार्ज हुआ 15 में मैंने यहां पे ऐड कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, आउटवर्ड फ्रेट। अब आउटवर्ड फ्रेट भी एक्स्ट्रा चार्ज किया, और ये आउटवर्ड फ्रेट में हमारी जो डिलीवरी थी वो एफओआर बेसिस पे थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने बेयर किए और एक्स्ट्रा लगाए, तो ये एक्स्ट्रा लगाए होगे तो ये भी वैल्यू में ओके ऐड होगे, ये भी वैल्यू में ऐड होगे, ये 15 में ऐड होगा। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेलर ने एक्स्ट्रा लगाए हुए, ऐसा नहीं लिखा है इनकर्ड बाय द बायर, सेलर ने एक्स्ट्रा लगाया है, तो ये भी 15 ने यानी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो गए, आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यहां तक खत्म नहीं होता है, अब होता है रिमार्क। आप रिमार्क क्या दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखो रिमार्क क्या है, पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल से भी क्लू मिलता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एक्सक्यूम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द पेमेंट, पेमेंट से 30 डेज का ओके वो यहाँ पे पेमेंट आपको इंटरेस्ट फ्री, मतलब आपको क्रेडिट देता है कि भाई 30 दिन के अंदर ओके आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, पेमेंट कर दोगे। आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट 1% पर एनम, लेकिन अगर आप 30 दिन में पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपको 1% पर मंथ, 1% पर मंथ हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 15(2)(d) का इंटरेस्ट पार्ट देयर ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट, एसीडी लिमिटेड पेड द सप्लाई आफ्टर 45 डेज, बंदे ने लेट पे किया, बट एसक्यूएम लिमिटेड वेव द इंटरेस्ट पेबल। हाँ अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्या है यहां थोड़ा समझ लेना। इंटरेस्ट हम कब ऐड करेंगे, जब सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हो। 15(2) के कोई भी एक्सपेंसेस आपको दोस्तों तभी ऐड करना है जब सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हो। यहां इंटरेस्ट का क्लॉज था लेकिन सेलर ने वेव कर दिया, अगर सेलर ने वेव कर दिया तो बताओ, फटाफट मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेलर ने चार्ज ही नहीं किया, वेव कर दिया, ठीक है यार मत दे इंटरेस्ट, तो क्या हमने इंटरेस्ट इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो फटाफट। अब आते हो तो ऐसे सिचुएशन में ओके हमारी नोट क्या होगी, हमारी नोट होगी स्पेशली इंटरेस्ट की नोट, देखो स्क्रिबल करना। ओके इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वैसे तो इंक्लूड होता है, ये स्क्रिबल करना, लेकिन इन गिवन केस इंटरेस्ट इज वेव्ड ऑफ, नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वेव कर दिए इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। चलो ये एक अच्छी एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट की। दूसरा, एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव 50,000 एज अ सब्सिडी, एसक्यूएम को 50,000 सब्सिडी मिली फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिली ऑन सेल ऑफ सच मशीन, सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड आल्सो नॉट कंसीडर्ड इन द लिस्ट प्राइस। हाँ अब ये वर्ड देखो क्या है, नॉट कंसीडर्ड इन द लिस्ट प्राइस, मतलब क्या, मतलब ये हुआ, हाँ इस यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब यहां मेरा चार्ट आपको हेल्प करेगा, मैंने क्या लिखा के दिया कि कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं कि लिस्ट प्राइस या जो भी प्राइस दिए विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी, विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी मतलब ग्रॉस पे है, सुनो ओके, या नॉट कंसीडर्ड मतलब वो ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे मतलब ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है तो आपको सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके देखो एक बार फिर से, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी थी इसलिए मुझे ऐड करना था, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी थी तो मुझे ऐड करना था। अब मैं ऐड करूं कि नहीं करूं, मेरी प्राइस कैसी है, तो मेरी प्राइस उन्होंने जो दी वो लिस्ट प्राइस दी हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पास क्लू क्या होगा, आपके पास क्लू होगा कि वो लिस्ट प्राइस है। ओके जो हमको प्राइस दी गई वो लिस्ट प्राइस है 9,50,000, और दूसरा वर्ड इन्होंने कहा कि वो जो लिस्ट प्राइस है नॉट कंसिडरिंग द लिस्ट, उसमें कुछ डिडक्शन कंसिडर नहीं किया, मतलब वो ग्रॉस है, और वो ग्रॉस है तो आपको सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट समझा क्या सब्सिडी का। इसलिए देखो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, नॉन गवर्नमेंट इंक्लूडेबल इन वैल्यू, इन गिवन केस सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, और दूसरा एक मिनट हाँ अब इन गिवन केस वो क्या, ये तो आपको ऐड करने की, दूसरा वो क्या कहते हैं कि सब्सिडी जो है ओके 50,000 फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ द मशीन, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी,
हाँ, और दूसरा उन्होंने एक क्लू दिया, और क्लू क्या दिया है कि नॉट लिंक टू द प्राइस। अब देखो नॉर्मली अगर ये लिंक टू द प्राइस होता तो हम वैसे भी ऐड नहीं करते क्योंकि वो ग्रॉस पे है, लेकिन ये दूसरा उन्होंने एक और क्लू दिया है क्या कि ये प्राइस से लिंक नहीं है। अगर ये प्राइस से लिंक नहीं है तो वैसे भी ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये लमसम है। समझा क्या आपको? समझाओगे तो बोलो यस सर, हमको क्लियर हुआ। ओके, कि नॉट लिंक है तो ऐड नहीं होगा, और ये वैसे भी ऐड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस ग्रॉस है, लिस्ट प्राइस ग्रॉस है। क्लियर? यहां पे सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। ओके, और अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दो। एक क्वेश्चन नंबर 16 आपने ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 16 आपने ट्राई करना, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, सुनो क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपने ट्राई करना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपने ट्राई करना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं, ठीक है? डन? क्लियर? तो ये हुआ हमारा यहां पे जो हमने देखा रिगार्डिंग टू एडजस्टमेंट्स ऑफ द सब्सिडी। अब देखो इसमें कुछ सर्कुलर है। ये सर्कुलर में मैं एक सर्कुलर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है एक्सटेंडेड वारंटी वाला। अगर आया तो क्वेश्चन एक्सटेंडेड वारंटी पे आ सकता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी पे जो क्वेश्चन आएगा आपको, देखो यहां पे एक्सटेंडेड वारंटी, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो, और किसी को अगर ये चार्ट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चार्ट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, ठीक है? चलिए, ये मैंने अमेंडमेंट में कवर किया था लास्ट टाइम, पर एक्सटेंडेड वारंटी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहूंगा कि अगर जब आप सेल करते हो, सुनो, सेलर बायर को सेल कर रहा है, प्राइस 1 लाख रुपीस है, ठीक है? अब ये जो प्राइस 1 लाख है, इस पर जीएसटी 18,000 आपने लगा दिया, और आप इसकी जो वारंटी दे रहे हो वो प्राइस में इंक्लूडेड है, बेसिक वारंटी है। एंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप बेसिक वारंटी दे रहे हो, तो बेसिक वारंटी जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्राइस, और ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो ये वैल्यू में वैसे भी ऐड होता है। ओके, ये वैल्यू में वैसे भी ऐड होता है। दूसरा हम बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी, और ये एक्सटेंडेड वारंटी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सुनो, ये एक्सटेंडेड वारंटी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी क्या है मैं आपको ये बता दूं। देखो, अगर कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, आपने कस्टमर को बोला कि देखो प्राइस तो 1 लाख है और एक ऑप्शनल वारंटी है, आप लेना चाहते तो ले सकते हो, कि बेसिक तो ठीक है पर आप अपने कुछ वारंटी प्रोडक्ट की एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे कार सेल कर रहा हो तो इंजन की वारंटी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, वैसे तो 1 साल है पर और 2 साल आपको मिल जाएगी, तो वो था एक्सटेंडेड वारंटी। पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये एक्सटेंडेड वारंटी का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कस्टमर ऑफ फॉर एक्सटेंडेड वारंटी। अब देखो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपने ऑप्ट कर लिया, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही ऑप्ट कर लिया, यानी जब सप्लाई हुआ उसी वक्त ऑप्ट कर लिया, तो क्या जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस लगा है वैल्यू में ऐड हो गए क्या? तो यस, ये 15(2)(c) में ऐड हो गए। देखो वो क्या कहते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ओके, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई, ओके, ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अब देखो मतलब ही वो एक्सटेंडेड वारंटी पूरा बंडल माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, और आपके वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मतलब 1 लाख और एक्सटेंडेड वारंटी 20,000, टोटल 120,000। और इसमें आपको जो प्रिंसिपल, क्योंकि कंपोजिट है, कंपोजिट में हम रेट किसका लेते हैं? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का रेट 20%, सॉरी 12%, तो आपका 12% पे जीएसटी आ जाएगा। इवन दो वारंटी का रेट अलग से दिया हो, लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड वारंटी है और सप्लाई के वक्त ही चार्ज कर दी गई, तो वो कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा, और टोटल वैल्यू पे जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा कौन सा? गुड्स का, तो गुड्स के रेट से जीएसटी आ जाएगा। डन 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 डन। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी एक्स्ट्रा चार्ज किया। दूसरा देखो, अगर एक्सटेंडेड वारंटी जो है आफ्टर सप्लाई चार्ज किया, मतलब आपको कहा गया कि देखो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो एक जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना, ये एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस जो है, ओके, आप 2 महीने में
कभी भी ऑफ कर सकते हो, और 2 महीने में अगर ऑफ कर लिया तो हम आपकी 2 साल की वारंटी बढ़ा देंगे। चलो आईपैड खरीदा मैंने, लैपटॉप खरीदा, तो 2 साल के बाद आपकी वारंटी बढ़ा देंगे। अब ध्यान से सुनना, अब ये 2 साल बाद आपकी वारंटी जो हम बढ़ा देंगे, तो अब सर्कुलर क्या कहता है, देन एक्सटेंडेड वारंटी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं, वो बाद में चार्ज किया, वो अब सेपरेट सर्विस हुई, और सेपरेट सर्विस हुई तो जीएसटी इज पेबल एट द रेट अप्लीकेबल टू सर्विस, मतलब उसके ऊपर 18% का रेट लगेगा। यानी सिंपल वे में आपको बताओ क्या, एक्सटेंडेड वारंटी, हम बेसिक वारंटी की बात नहीं कर रहे, हम एक्सटेंडेड वारंटी की बात कर रहे हैं। अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई चार्ज किया तो वो कंपोजिट सप्लाई है, और जो मेन गुड्स के रेट है वो लग जाएंगे टोटल वैल्यू पे। और एक्सटेंडेड वारंटी हमने बाद में चार्ज किया, तो वो जो एक्सटेंडेड वारंटी बाद में, वो सेपरेट सर्विस है, और उसको एज अ सर्विस के ही रेट लगेंगे। और भाई साहब ये समझा क्या? अगर ये समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो था हमारा एक्सटेंडेड वारंटी के सर्कुलर का, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आता है तो मार्क्स मत छोड़ना। क्लियर? डन 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 डन, तो बोलो यस सर, मजा आ गया। तो इस तरह से हमारा सारा मेन कॉन्सेप्ट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का था हमने कंप्लीट किया अलॉन्ग विद दिस एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस। ओके, सो दोस्तों हमारा ये टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कंसीडर करे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में रिमार्क में मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में रिमार्क में जो है न्यू क्वेश्चनर और ओल्ड क्वेश्चनर के दोनों क्वेश्चंस मैं टैग कर दूंगा, वो आपको पढ़ के जाना ही है। क्लियर? वेरी गुड। और आप सभी को मजा आया होगा तो MZ टाइप करो और लाइक करो। और दोस्तों मैं आपको एक बता देता हूं, सब्सिडी मैंने जो टेबल दिया है वो एक इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जो टेबल दिया है वो टेबल आप कम से कम 5 बार पढ़ना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। और दूसरी बात, सब्सिडी पे अगर प्रॉब्लम देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एजम्पशन लेके अब सब्सिडी का एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। डिपेंड्स ऑन कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे दी है, बाकी तो आप सब मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, मैंने सोचा कि टाइम ऑफ सप्लाई भी हम कर लेंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर किया है। तो हाँ, अब टाइम ऑफ सप्लाई जो है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उसको भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपको सारी एडजस्टमेंट बता दूंगा। और फिर से कहता जाता हूं कि ये रिवीजन है बेटा, रिवीजन में जितना मैं मैक्सिमम कवर कर सकता हूं, ये रैपिड रिवीजन है, वो मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, और एक बात आपको बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर मेरे साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, ये रैपिड रिवीजन तो उनको हेल्प करेगी जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सिर्फ एग्जाम के लिए कनेक्ट करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अगर यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है और थोड़ी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस पे, तो यस, हमारा जो बैच है 100 आवर्स का, आपको इसका पूरा डिटेल वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पूरा डीटी और आईटीटी का 100 आवर्स का हमारा बैच आ रहा है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू लिखवा के लूंगा। और हमारे 3 मॉक टेस्ट उसमें होगी। सो दोस्तों, अगर आपको उसका फायदा लेना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हमने लिंक भी दिया है, या वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपने देख लेना। चलिए, आज वैल्यू ऑफ सप्लाई यहीं रुकते हैं। आप अभी के अभी मेरा सेशन होने के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिए, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस सुपर बिल्ड हो जाएगा। रिवाइज मेरे साथ हो गया, क्वेश्चंस देख लो, कॉन्फिडेंस सुपर बिल्ड हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी अपडेट कर दूंगा। बच्चों, डन? तो टाइम ऑफ सप्लाई हम कवर करेंगे कल के सेशन में। टाइम ऑफ सप्लाई हम कवर करेंगे कल के सेशन में, पर कल का टाइमिंग थोड़ा टेलीग्राम चैनल में देख लेना, क्योंकि कल मुझे वर्क है। तो कल का टाइम जो है टेलीग्राम चैनल में देख लेना। टाइम हो सकता है इवनिंग में हो, तो वो टाइम मैनेज करके आपको आना है। ठीक है, डन? क्लियर? ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, चलो। और बाकी बेटा अमेंडमेंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, और हमारे रिवीजन की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने 8 to 9 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलो।